आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में चिंतित हैं और कहते हैं घटता हुआ जीडीपी खतरे की घंटी है। सावधान होना चाहिए सरकार ने भी और लोगों ने भी। अर्थव्यवस्था एक रुग्ण जैसी हो गई है, बीमार हो गई है। अर्थव्यवस्था बीमार हो गई है और ऐसी बीमार है कि उसको दीर्घकालीन स्थायी उपचार की आवश्यकता है। ऐसी बीमार हो गई है कि उसको दीर्घकालीन स्थायी उपचार की आवश्यकता है। यदि उपचार में देरी की गई, यदि समय पर उपचार नहीं किया गया, यदि हम लोग चेते नहीं, सरकार ने एक्शन नहीं ली, तो बीमारी और ख़तरनाक हो सकती हैं और देश की अर्थव्यवस्था और गर्त में जाएगी, उसमें और गिरावट आएगी और लोगों पर उसके भयानक परिणाम होंगे। समय पर उपचार नहीं हुआ तो रघुराम राजन कहते हैं समय पर उपचार नहीं हुआ तो करोड़ों लोगों के रोजगार चले जाएंगे और करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब तो गए ही हैं, मगर आगे भी करोड़ों लोगों के रोजगार जाने की संभावना है। आम आदमी को शायद एक समय का भोजन भी नहीं मिलेगा, भोजन भी नहीं। और आगे कहते हैं कि बाजार में अनाज होगा, गोदाम में अनाज होगा, परंतु आम आदमी के पास उस अनाज को खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा। कैसी होगी अर्थव्यवस्था? अनाज है, खरीद नहीं सकता, सरकार मुफ्त में देना नहीं चाहती, सरकार तो बैठी हुई है, पैसा नहीं होगा, बच्चों को स्कूल से निकाल लिया जाएगा। गरीब माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे, या तो उन्हें काम पर भेजेंगे या फिर भीख मांगने भेजेंगे। जिंदा रहना है, कैसे भी करके जिंदा रहना है। जिनके घर में अच्छे खाते पीते लोग सोना है, वह गिरवी रखकर अपना परिवार चलाने का प्रयास करेंगे। ये टालना है, सरकार ये टालना है। अर्थव्यवस्था को रोग मुक्त करना है, अर्थव्यवस्था को रुग्णावस्था से बाहर लाना है। तो सबसे पहली बात, सरकार को आत्मसंतुष्टि की अवस्था से बाहर आना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या सरकार का कोई भी मंत्री या सरकार पक्ष का कोई भी सांसद या नीति आयोग कभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था संकट में है। उनको तो ग्रीन शूट्स दिखते हैं, हरे हरे कोम दिखते हैं, उनको हरियाली दिखती हैं, कोम दिखते हैं। रघुराम राजन इसको आत्मसंतुष्टि की अवस्था कहते हैं और सरकार को आत्मसंतुष्टि की अवस्था से बाहर आना चाहिए, ऐसी सलाह देते हैं। परंतु ये भी कहते हैं कि ये सरकार तो समाधि में है, ये सरकार तो समाधि में है। कैसा होगा? समाधि से कौन जगाएगा मोदी जी को? किसी की हिम्मत नहीं है, निर्मला सीतारामन जी की हिम्मत नहीं है, किसी मंत्री की नहीं है, किसी सांसद की नहीं, और भक्तों का तो सवाल ही नहीं है। भक्तों के तो बस बात ही छोड़ दीजिए। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने 2 बार सार्वजनिक रूप से संबोधित किया, सार्वजनिक मंच से संबोधित किया। पहला तो उन्होंने मन की बात कही। मन की बात उन्हीं के मन की बात थी। लोगों को अर्थव्यवस्था के चलते जिस दुख को, दर्द को भुगतना पड़ रहा है, लोगों के मन की बात नहीं थी। क्या सलाह दी मोदी जी ने मन की बात में? क्या कहा मोदी जी ने मन की बात में? भारत में चाइना का नाम नहीं लिया, खिलौने तक हम बाहर से बुलाते हैं, बाहर से आते हैं। कई हजार करोड़ रुपए का ये उद्योग हमको आयात करना पड़ता है, खिलौने हम लोग आयात करते हैं।
भारत के युवाओं में प्रतिभा है, भारत के युवाओं में उद्यमशीलता है। अब भारत के युवाओं ने अपनी प्रतिभा और उद्यमशीलता खिलौने बनाने में लगानी चाहिए। भारत आत्मनिर्भर होगा। क्या कहते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी? भारत के नौजवानों में, युवाओं में प्रतिभा है, उद्यमशीलता है, और इस उद्यमशीलता का, प्रतिभा का उपयोग भारत के युवाओं को खिलौने बनाने में लगाना होगा। भारत आत्मनिर्भर होगा और इससे हम चीन के आह्वान का मुकाबला कर सकते हैं। चीन के चुनौती देने में हम सक्षम होंगे। इति मोदी जी। चलो युवाओं, खिलौने बनाना शुरू कर दो, खिलौने की फैक्ट्रियां खोलो। मोदी जी आपको लोन देंगे और उसकी गारंटी भी देंगे। दूसरी बड़ी उचित सलाह मोदी जी ने दी, किसको दी मालूम नहीं? उन्हीं को दी होगी जिनको अंग्रेजी में पेट पालने का शौक है। पेट मतलब ये पेट नहीं, ये पेट नहीं, पेट मतलब पालतू पशु पक्षी, पालतू कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, इनको अंग्रेजी में पेट कहते हैं। तो मोदी जी ने कहा कि बहुतांश लोग इस प्रकार के पालतू कुत्ते रखते हैं, मगर प्रायः वो विदेशी नस्ल के होते हैं। मोदी जी की सलाह है कि भाई फौज में, पुलिस में देसी नस्ल के कुत्ते हैं जो गुनाहगार को पकड़ते हैं, स्फोटक को देखते हैं। लोगों ने भी देसी नस्ल के कुत्ते पालने चाहिए। और पहली बार रिपोर्ट किया गया कि मन की बात पर ट्विटर पर लाखों लोगों ने अपनी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं दर्ज की। यही सुनना चाहते थे लोग। खिलौने बनाइए, इससे भारत आत्मनिर्भर होगा। खिलौने बनाइए, चीन की चुनौती का सामना करेंगे। और कुत्ते पालना हो तो देसी नस्ल के कुत्ते पालिए। दूसरा सार्वजनिक संबोधन था भारत अमेरिका उद्योग व्यवसाय जॉइंट पार्टनरशिप ग्रुप, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इस फोरम पर बोलते हुए नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी कहते हैं भारत उद्योग व्यवसाय के क्षेत्र में एक विश्वास पात्र ट्रस्टेड पार्टनर है। दुनिया के निवेशकों ने भारत पर विश्वास करना चाहिए। भारत जब आत्मनिर्भर भारत की बात करता है तो हम लोकल को ग्लोबल से जोड़ना चाहते हैं। हम लोकल तक सीमित नहीं रहना चाहते, उसको ग्लोबल से जोड़ना चाहते हैं। लोकल की चिंता करते हैं मगर हम ग्लोबल की भी चिंता करते हैं। हम ट्रस्टेड हैं, इसलिए विदेशी निवेशक भारत को पहली पसंद देते हैं, भारत को प्राथमिकता से पसंद करते हैं। दुनिया हम पर विश्वास करती है, आइए और भारत में निवेश कीजिए। इसके अलावा मोदी जी ने अर्थव्यवस्था पर, गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर, मृत्युप्राय हो रही अर्थव्यवस्था पर एक शब्द भी नहीं कहा। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि कोरोना को दोष दिया जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो गर्त में जा रही है उसके लिए कोरोना जिम्मेवार है। ऐसी बात नहीं है। कोरोना से पहले ही अर्थव्यवस्था संकट की स्थिति में गिर गई थी, संकटों से गिर गई थी। 2017 में अर्थव्यवस्था की स्थिति कुछ अच्छी थी, मगर अर्थव्यवस्था पर पहला आघात, अर्थव्यवस्था पर पहला झटका 2017 में नोटबंदी से लगा। मोदी जी को पूछिए, मोदी जी ने बताना चाहिए कि नोटबंदी का निर्णय किसको पूछकर लिया गया। नोटबंदी का निर्णय किसको पूछकर लिया गया। पहला आघात
अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी के निर्णय ने किया, जिसके चलते लाखों छोटे मंझोले उद्योग डूब गए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, कृषि का नुकसान हुआ। जिस धक्के से, जिस आघात से अर्थव्यवस्था अभी तक संभल नहीं पाई है। बाद में जीएसटी आया, दूसरा आघात। जीएसटी अच्छी बात है, कांग्रेस के समय में ही आया था ये। जीएसटी अच्छी बात है, परंतु जिस प्रकार से इसको लागू किया गया उसका परिणाम यह हुआ कि अर्थव्यवस्था और भी गर्त में जाने लग गई। दूसरा आघात जीएसटी का था, और जो बाकी बचा हुआ था उसकी कसर कोरोना ने पूरी कर दी। मतलब ये कि 2017 में अर्थव्यवस्था ठीक ठाक चल रही थी। पहला आघात नोटबंदी का, दूसरा जीएसटी का, और तीसरा कोरोना का आघात था। फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट कहती है चौथे आघात के बारे में। फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट कहती है कि जिस प्रकार से लॉकडाउन किया गया वह भी अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाने के लिए बड़ा आघात साबित हुआ। थालियां पीटी लोगों ने लॉकडाउन में, तालियां पीटी, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई, परंतु फाइनेंस मिनिस्ट्री मतलब निर्मला सीतारामन जी की मिनिस्ट्री कहती हैं द हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्शन इन द कंट्रीज जीडीपी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, द हाईएस्ट contraction in the country's GDP has resulted from the stringent lockdown that India enforced in April-June quarters। अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा आघात अप्रैल जून के कालावधि में जो बड़ा कठोर लॉकडाउन लगाया गया उसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा आघात हुआ। ये वास्तव बताया, पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट नहीं है, अच्छा था बुरा था नहीं, मगर ये कहा गया है कि इतना कठोर लॉकडाउन लगाने की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को इतना बड़ा आघात सहना पड़ा। तो चार बातें हो गई। नोटबंदी नंबर 1, जीएसटी का अमल, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी नहीं एज सच, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, तीसरा कोरोना, और चौथा लॉकडाउन की वजह से आज अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में आई है। सवाल है कि क्या करना चाहिए? सवाल है कि क्या करना चाहिए? आरबीआई ने कुछ सुझाव दिए हैं। शक्तिकांता दास आरबीआई में गवर्नर है, उन्होंने पहला तो सुझाव ये दिया कि बैंकों ने अधिक रिस्क उठानी चाहिए और लोगों को कर्ज देना चाहिए। बैंक रिस्क उठाना नहीं चाह रही हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। बैंकों को बड़ा बुरा लगा, स्वाभाविक है। बैंकों का कहना था कि हम भाग नहीं रहे महोदय, आप हमारे नियंत्रक नियामक हो, हम भाग नहीं रहे हैं। दो प्रकार की अवस्था है, पहले तो हमारा कर्ज वसूल नहीं हो रहा है, और दूसरा हम कर्ज देना चाहते हैं, कोई लेने के लिए आगे नहीं आ रहा है, मार्केट में डिमांड नहीं है, कोई नया निवेश करना नहीं चाहता। इसीलिए सारे ही बैंकों ने मिलकर उनके पास जो अतिरिक्त रोकड़ थी वह 7 लाख करोड़ रुपया हमने आपके पास रिजर्व बैंक में जमा कर दिया है। हमारी स्थिति वैसे भी नाजुक है, हमें इस प्रकार से और प्रताड़ित मत कीजिए। और इस प्रकार से बैंकों ने अपनी कैफियत, ये वास्तव है, बैंक लोन देना चाहती है, उद्योग व्यवसाय लोन लेना नहीं चाहते, क्योंकि चुकता कैसे करेंगे, भुगतान कैसे करेंगे, निवेश कर कर क्या करेंगे, उत्पादन कर कर क्या करेंगे। इसलिए आरबीआई ने इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। आरबीआई कहती हैं कि अर्थव्यवस्था की बहुत हानि हुई है,
बहुत बड़ी हानि हुई है। कितनी हुई है इसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। परंतु सरकार ने आज तक क्या किया, आरबीआई को कहा कि आरबीआई का इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट बोलते हैं उसको, रेपो रेट कम कीजिए। कंटिन्यूसली आरबीआई रेपो रेट कम कर रही थी। अभी कुछ दिन पहले जो मीटिंग हुई उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, उन्होंने जैसी थी वैसी स्थिति रखी है। उनको लगा कि रेपो रेट करने के बाद भी इसको मॉनेटरी उपाय योजना कहते हैं, मौद्रिक उपाय इसको कहते हैं, इससे कोई अर्थव्यवस्था का भला नहीं होने वाला है, ऐसा आरबीआई मानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि फिस्कल मेजर्स चाहिए, वित्तकोषीय राजकोषीय मेजर्स चाहिए। और इसलिए आरबीआई कहते हैं सरकार को इस संकट से सामने आकर लड़ना चाहिए। सरकार ने सामने आकर लड़ना चाहिए, सरकार ने पैसा खर्च करना चाहिए। मैंने कहा खड्डे खोदो खड्डे भरो, सरकार ने पैसा खर्च करना चाहिए, अर्थव्यवस्था में मांग बढ़नी चाहिए, मांग बढ़ानी चाहिए। और उन्होंने सुझाव दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रोड बनाइए, तालाब बनाइए, रेल मार्गों का विस्तार कीजिए, इनको कहते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए, इससे मांग बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाने से हो सकता है कि निजी निवेशक भी, निजी उद्योग भी निवेश करने के लिए आगे आएंगे। कुछ नहीं कर सकते तो लोगों को पैसा दीजिए, उनके खाते में पैसा जमा कर दीजिए, परंतु मांग बढ़नी चाहिए। बिना मांग के कुछ भी नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय में एक केस पर अभी कुछ दिन पहले सुनवाई हो रही थी। केस ये था कि आरबीआई के आदेश से बैंकों ने उद्योगों को जो कर्ज दिया है वो अगस्त तक वसूली पर रोक लगा दी गई थी, परंतु जो कर्ज वसूल नहीं किया जा रहा था उस पर ब्याज लगा रही थी बैंक, और ब्याज पर ब्याज लगा रही थी। वसूल नहीं किए जा रहे कर्ज पर ब्याज लगा रही थी। उद्योगपति कोर्ट में गए, सर्वोच्च न्यायालय में, और यह अनुरोध किया कोर्ट से कि ब्याज पर ब्याज नहीं लगाना चाहिए। बैंक की मान्यता थी कि नहीं लगाएंगे तो हम डूब जाएंगे, नहीं लगाएंगे तो हम डूब जाएंगे। उद्योग कह रहे हैं लगाएंगे तो हम डूब जाएंगे। समझ में आ रही स्थिति कैसे है? बैंक कह रही हैं कि नहीं लगाएंगे तो हम डूब जाएंगे, और उद्योग कह रहे हैं लगाएंगे तो हम डूब जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि केंद्र सरकार सो रही है क्या? रिजर्व बैंक के पीछे छुप क्यों रही है केंद्र सरकार? क्या सारा कुछ रिजर्व बैंक नहीं करना चाहिए? सरकार कुछ नहीं करेगी? आपके पास इस प्रकार के परिस्थिति से निपटने के लिए आपत्ति अधिनियम है। इस अधिनियम के चलते आप चाहे जो मेजर कर सकते हो, इनका ब्याज माफ होना चाहिए, बैंक को ब्याज सरकार ने देना चाहिए। सरकार क्यों छुप रही है भैया आरबीआई के पीछे? क्या कारण है? इतने सारे अधिकार होते, सरकार के पास अधिकार होने के बाद भी व्यवस्थापन कानून के तहत सरकार के पास ये शब्द हैं सर्वोच्च न्यायालय के, कानून के अधिकार होने के बाद भी आरबीआई के पीछे क्यों छुप रही है? सरकार ने ब्याज की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, फिर भी सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, फिर भी सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कैसे होगा? क्या करना चाहिए? अर्थव्यवस्था को यदि रुग्णावस्था से बाहर लाना है तो केवल और केवल केंद्र सरकार ही इसको बाहर निकाल सकती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्षमता के बाहर है ये बात। पहले ये बात सरकार ने समझ लेनी चाहिए कि रिजर्व बैंक जैसी संस्थाएं इसमें कुछ कर नहीं पाएगी। करने का प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। सरकार को आगे आना पड़ेगा और सरकार को जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी और नेतृत्व भी स्वीकार करना पड़ेगा।
सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा रेल है, रोड है, जो कुछ भी है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने खर्च करना चाहिए। जितना पैसा खर्च करना है उतना खर्च करना चाहिए। कभी कभी पूछा जाता है कि सरकार कहाँ से पैसा लाएगी। सरकार के पास हमेशा किसी भी संकटकालीन स्थिति में 3 मार्ग उपलब्ध होते हैं। पहला मार्ग है कि अंतर्गत कर्ज लेना, शायद वो संभव नहीं होगा, संभव भी हो सकता है। बाहर से कर्ज लेना, और कुछ नहीं तो रिजर्व बैंक से कर्ज लेना, मतलब नए नोट छापना। ये 3 उपाय सरकार के पास, या फिर एक उपाय और भी बताया गया है कि जिन सार्वजनिक उद्योगों में सरकार की भागीदारी है उनमें से सरकार कुछ अपना हिस्सा बेचकर भी सरकार धन एकत्रित कर सकती है। करना चाहिए नहीं करना चाहिए विवाद का विषय है, परंतु सरकार के पास आवश्यक वित्तीय संसाधन मोबिलाइज करने की क्षमता थी, क्षमता है और क्षमता हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि इस क्षेत्र में सरकार को असीमित अधिकार प्राप्त हैं। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे ना, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, बचेंगे ही नहीं तो लड़ेंगे कहाँ से। सरकार को आगे आना पड़ेगा। सरकार यदि निवेश करती हैं तो शायद निजी क्षेत्र भी निवेश के लिए आगे आएगा और अर्थव्यवस्था में एक सुष्ट चक्र, विशियस सर्कल शुरू होने की संभावना बनी रहेगी। यह सुष्ट चक्र क्या होता है? सुष्ट चक्र यह होता है कि मांग बढ़ेगी तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगी। इसको कहते हैं वर्चुअस सर्कल, इसको कहते हैं वर्चुअस सर्कल। यह अर्थव्यवस्था में इस प्रकार का वर्चुअस सर्कल यदि शुरू करना है तो मांग बढ़ाने के लिए सरकार ने निवेश करना चाहिए। सरकार का निवेश बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी, निजी निवेश आएगा, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और भी मांग बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था गतिशील होने लगेगी। आज अर्थव्यवस्था दुष्ट चक्र में, विशियस सर्कल में फंसी हुई है। सरकार का निवेश नहीं, इसलिए मांग नहीं, मांग नहीं इसलिए निवेश नहीं, निवेश नहीं इसलिए उत्पादन नहीं, उत्पादन नहीं इसलिए रोजगार नहीं, रोजगार नहीं इसलिए मांग नहीं। इसको दुष्ट चक्र, विशियस सर्कल कहा जाता है और इसको सरकार को ही भेदना पड़ेगा। पी चिदम्बरम जी इसके बारे में कुछ सुझाव देते हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे। सुझाव यह है कि सरकार ने पूंजीगत और अन्य व्यय बढ़ाना चाहिए, जिसके बारे में मैंने कहा कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना चाहिए। गरीबों के खातों में डायरेक्ट पैसा देना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कही कि बैंकों का पुनर्पूंजीकरण करना होगा। बैंक अभी अच्छी स्थिति में नहीं है, उनको फिर से पूंजी मुहैया करवानी पड़ेगी, उनको पूंजी देनी पड़ेगी। एक बात उन्होंने कही कि अधिकारों का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। सलाह लीजिए, लोगों से बातचीत कीजिए, लोगों पर जिम्मेदारी सौंपी है। स्वयं निर्णय के परिणाम नोटाबंदी के समय में हम देख चुके हैं, स्वयं निर्णय के परिणाम जीएसटी के बारे में हम देख चुके हैं, स्वयं निर्णय के परिणाम लॉकडाउन के बारे में भी हम भुगत रहे हैं। एक व्यक्ति के निर्णय के परिणाम हम भुगत रहे हैं। और आगे कहते हैं राज्यों का विश्वास भी संपादन करना पड़ेगा। जब तक राज्यों का विश्वास संपादन नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को पुनरुज्जीवित नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी बात आती है, अभी ये पेपर में प्रिंट मीडिया में बात आई थी कि रिजर्व बैंक के पास
विदेशी मुद्रा का अतिरिक्त भंडार हो गया है। नॉर्मल सिचुएशन में जब विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ता है किसी देश में तो उस स्थिति को अच्छा माना जाता है, परंतु संकट की अवस्था में जब विदेशी भंडार बढ़ जाता है विदेशी मुद्रा का, तो उसको भी एक आपत्ति माना जाता है। आपत्ति कैसे है? विदेशी मुद्रा का भंडार क्यों बढ़ा भाई? विदेशी मुद्रा का कोष क्यों बढ़ा? इसलिए बढ़ा कि हमारा आयात घट गया है। हमारा आयात घट गया है। आयात घट गया है इसलिए उत्पादन घट रहा है। उत्पादन घट रहा है इसलिए रोजगार घट रहा है, और रोजगार घट रहा है इसलिए मांग घट रही है। क्या विदेशी मुद्रा का कोष बढ़ना इस सिचुएशन में अच्छी बात नहीं है? इस पर भी ध्यान देने की बात नहीं है। दुष्ट चक्र मैंने कहा मांग नहीं, निवेश नहीं, निवेश नहीं, उत्पादन नहीं, उत्पादन नहीं, रोजगार नहीं, मांग नहीं, तो रोजगार नहीं तो मांग। इस दुष्ट चक्रों को भेदना है। सरकार ही इस दुष्ट चक्रों को भेद सकती है। सारे ही लोगों को यह समझता है, सरकार को इसको भेदना होगा। सारे ही लोग चाहते हैं, यह सारे चिदंबरम जी को समझता है, रघुराम राजन जी को समझता है, शक्तिकांता दास को समझता है। क्या निर्मला सीतारामन जी को यह बात समझ में नहीं आ रही है? मोदी जी को यह बात समझ में नहीं आनी है कि मांग बढ़ाने के लिए खर्च बढ़ाना होगा। सिर्फ निजी उद्योगों को अधिक कर्ज देकर अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की स्थिति में सुधार आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। लोग खर्च नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनके पास क्रय शक्ति का अभाव है। पैसा नहीं है तो कहाँ से खर्च करेंगे? क्योंकि रोजगार नहीं है। निजी उद्योग निवेश नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट में मांग नहीं है। उद्योगों को बैंक से कर्ज उपलब्ध है परंतु वह लेना नहीं चाहते। उद्योगों को सहूलियत देकर, जो सप्लाई साइड कहा गया है, उद्योगों को सहूलियत देकर सस्ते ब्याज पर कर्ज देना, इससे मांग बढ़ने की संभावना नहीं है। आम आदमी को पैसा देना होगा। आम आदमी को पैसा देना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना होगा, डायरेक्ट पैसा देना होगा। जो बेरोजगार हुए हैं उनके वेतन की पूर्ति करनी होगी। इससे इस उपायों से मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था गतिशील होगी। इस संबंध में कुछ प्रतिक्रियाएं मैं पढ़ना चाहूँगा। एक प्रतिक्रिया है, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयड कैजुअल वर्कर्स हिट हार्ड बाय कोविड। सारे ही क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ गई है, रोजगार छीने जा रहे हैं, परंतु नागरिक क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जो स्वयं रोजगारी हैं उनके रोजगार बड़ी मात्रा में छीने जा रहे हैं। आप पास पड़ोस में देखिए, कल कहीं काम कर रहा था, आज सब्जी भाजी का ठेला लगा रहा है। कितना कमाता होगा मालूम नहीं। पहले ही ठेले वाले बहुत थे, अब कुछ काम में तो चलो सब्जी बेच देंगे। हमारे कभी न बोलने वाले, बहुत कम बोलने वाले भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम जी क्या कहते हैं? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी, द डिक्लाइन इज एक्सपेक्टेड गिवन द लॉकडाउन्स दैट हैपेंड ग्लोबली। फिर लॉकडाउन और कोरोना को ब्लेम दिया जा रहा है। दुनिया में लॉकडाउन हुआ है इसलिए दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट में है। हमारी अर्थव्यवस्था का संकट में आना कोई नई बात नहीं है जिस पर बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया इज डेफिनेटली एक्सपीरियंसिंग वी शेप रिकवरी। ये वी शेप रिकवरी और यू शेप रिकवरी दो अलग अलग टर्म है। मैं यू शेप के बारे में अभी तो कुछ नहीं कहूँगा, फिर कभी कहूँगा। मगर वी शेप का अर्थ होता है जितने गति से अर्थव्यवस्था नीचे गिरती हैं उतनी ही गति से ऊपर उठने की प्रक्रिया यदि शुरू होती हैं तो उसको वी शेप रिकवरी कहता है। ऐसे वी शेप
जल्दी से गति से नीचे आती हैं और गति से ऊपर चढ़ती हैं, तो इनको उम्मीद है, रिजर्व बैंक को नहीं है। दुनिया में मानांकन देने वाली इनको नहीं है, मगर इनको उम्मीद है, क्योंकि मानांकन की बात आई है तो दुनिया के जाने माने 3 रेटिंग एजेंसीज ने भारत का मानांकन किया है कि इस वर्ष में अर्थव्यवस्था 10 से 14% तक माइनस में रहेगी, वृद्धि दर 10 से 14% माइनस में रहेगी। एक अर्थशास्त्री है, स्टैटिस्टिशियन है, वो कहते हैं कि ग्रोथ रेट विल इम्प्रूव बट द फुल ईयर जीडीपी it will continue to go down for the full year. I will stick to my forecast 12 से 12% कॉन्ट्रैक्शन। अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा, जरूर बढ़ेगी आगे, पर इस साल संभावना नहीं है। इस साल अर्थव्यवस्था 12 से 12.5% नकारात्मक दर से उन्हें माइनस से बढ़ेगी, बढ़ने की संभावना है। एक और हैं सुभाष गर्ग, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, वी आर नॉट आउट ऑफ वुड्स स्टिल, हम अभी संकट से बाहर नहीं आए हैं। इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ जुलाई एंड अगस्त 2020 सजेस्ट वी माइट हैव कॉन्ट्रैक्शन 12 to 15% माइनस। सारे ही लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था संकट में है, 12 से 15% तक कॉन्ट्रैक्शन होने की संभावना है, माइनस होने की संभावना है, मगर हमारे प्रमुख आर्थिक सलाहकार कहते हैं कि वी शेप रिकवरी की संभावना है। सारे ही अर्थशास्त्री, अर्थतज्ञ यह दिखा रहे हैं और सुझाव भी स्पष्ट हैं, परंतु सरकार को नहीं दिख रहा है, या सरकार देखना नहीं चाहती। नहीं दिख रहा है या सरकार देखना नहीं चाहती। क्यों? सवाल है कि क्यों, जो सबको दिखता है। मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो कोई इकोनॉमिस्ट हूँ नहीं, मगर सरकार को नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? और समझता भी हो तो सरकार क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि ऐसा यदि किया गया तो नोटाबंदी का निर्णय गलत था, यह स्वीकारना पड़ता है। समझ रहे मेरी बात को? नोटाबंदी का निर्णय गलत था, यह स्वीकारना पड़ता है। जीएसटी का अमल गलत तरीके से किया गया, इसको स्वीकार करना पड़ता है। जीएसटी का अमल गलत तरीके से किया गया, इसको स्वीकारना पड़ता है। 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया तो सही, परंतु उसका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, यह स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि वह सप्लाई साइड का प्रोजेक्ट था। लॉकडाउन का निर्णय सही नहीं था, यह भी स्वीकारना पड़ेगा। नोटाबंदी का निर्णय गलत था, जीएसटी की सही अमल नहीं हो पाया है, 20 लाख करोड़ का पैकेज सप्लाई साइड के होने से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ा है, और लॉकडाउन का निर्णय सही नहीं था, यह मान्य करना पड़ेगा। मोदी जी ने अब तक अपनी किसी भी गलती को स्वीकारा नहीं। शायद गलतियां नहीं स्वीकार करना यही उनका स्वभाव धर्म बन गया है, क्योंकि हो सकता है कि वो अपने आप को आम आदमी नहीं समझते, या तो फिर किंग नेवर मेक्स ए मिस्टेक, इस पर वो विश्वास करते हैं। राजा कभी गलती नहीं करता, राजा हमेशा सही होता है। यदि मोदी राजा है तो फिर उनको तो गलती कभी करेंगे ही नहीं, यह शायद उनकी धारणा है। जब मोदी कुछ नहीं कहते, क्योंकि गलतियां स्वीकार करना मोदी जी को पॉलिटिकली करेक्ट नहीं लगता होगा, मोदी जी ही नहीं करेंगे तो बाकी किसी को तो हिम्मत ही नहीं है, बाकी किसी को जबान खोलने की हिम्मत ही नहीं है। परंतु सारे ही जानते हैं कि इसके बगैर कोई और चारा नहीं है, इसके बगैर कोई और चारा नहीं है। नहीं तो भारतवासियों के भोग
समाप्त होने की संभावना नहीं है। यदि निर्मला सीतारामन होती यहाँ तो वो कहती आगे ईश्वर की इच्छा, मैं कहूँगा आगे मोदी जी की इच्छा। यहाँ समाप्त नहीं हुआ है। एक बात और कर इस पहले भाग को मैं समाप्त करना चाहूँगा। अर्थव्यवस्था के गर्त में जाने से सारे ही उद्योग व्यवसाय दुखी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे दो जाने माने उद्योगपति सरकार की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृपा से अर्थव्यवस्था गर्त में जाते हुए भी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं और करते रहेंगे, और दुनिया के अमीर लोगों में उनका नाम और भी आगे आएगा। उनमें से एक हैं श्री मुकेश अंबानी जी, और उनके उद्योग समूह का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री, जिसका घोष वाक्य है कर लो दुनिया मुट्ठी में। अभी वह अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को मुट्ठी में करने जा रहे हैं। उनका मुख्य उद्योग है पेट्रोलियम उद्योग। खनिज तेल की खदानें उनकी मालिकी की हैं, और वो पेट्रोलियम उद्योग में प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा नाम उनका है अंबानी जी का पेट्रोलियम उद्योग में। अभी अभी वो उद्योग अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार करने जा रहे हैं। अभी अभी उन्होंने खुदरा व्यापारी समूह फ्यूचर ग्रुप जो किशोर बियानी जी का था, उसको अभी अभी उन्होंने खरीदा है। लोग निवेश नहीं करना चाहते, मगर मुकेश अंबानी जी नए नए क्षेत्रों में व्यापार के अवसर, उद्योग के अवसर ढूंढ रहे हैं, और खुदरा व्यापार में मुकेश अंबानी जी की कंपनी प्रमुख कंपनी बनने की ओर तेज़ी से बढ़ रही है। सबसे अधिक चर्चित अभी अंबानी जी का उद्योग जो है वह जियो है। दूर संचार के क्षेत्र में जियो, हम में से बहुत सारे लोगों के पास जियो का ये होगा, जियो का क्या कहते हैं उसको, कार्ड होगा, जियो का कार्ड होगा। हम लोग जियो से बड़ी भली भांति परिचित हैं। कुछ दिन पहले गूगल और फेसबुक दोनों जानी मानी, दुनिया की जानी मानी कंपनियों ने अंबानी के उद्योग में निवेश किया है। इस फेसबुक पर आरोप हैं कि यह बीजेपी की पक्षधर हैं, बीजेपी के हेट स्पीच डिलीट नहीं कर रही है। और वहाँ के यहाँ फेसबुक के यहाँ जो कार्यकारी अधिकारी हैं आँखी दास, उन्होंने ये कहा है कि बिजनेस के लिए हम बीजेपी के नेताओं के हेट स्पीच डिलीट नहीं करते। अभी फेसबुक को शशि थरूर जो दूरसंचार मंत्रालय की सांसदीय समिति के अध्यक्ष है, उन्होंने फेसबुक को समन किया है इसके ऊपर कि आप पक्षपात करते हैं। उसी फेसबुक ने अभी कुछ दिन पहले अंबानी की कंपनी में इन्वेस्ट किया है। इस क्षेत्र में अभी तक 12 से ज़्यादा कंपनियां थी दूर संचार के क्षेत्र में, अभी सिर्फ 2 बची हैं, और शायद अंबानी की कंपनी यह सबसे बड़ी कंपनी होगी। दूसरी को भी, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती हैं, दूसरी कंपनी को भी बची हुई अंबानी खरीद लेंगे, और सिर्फ एक कंपनी बचेगी जियो दूर संचार के क्षेत्र में। इसको मोनोपोली कहते हैं। बिना सरकार के आशीर्वाद से किसी भी क्षेत्र में मोनोपोली स्थापित नहीं की जा सकती, एकाधिकार स्थापित नहीं किया जा सकता। दूरसंचार, क्योंकि एकाधिकार हमेशा से स्पर्धा को मारता है और ग्राहक के अहित का होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में एकाधिकार, निजी एकाधिकार की व्यवस्था ग्राहक के हित में नहीं रही है। ध्यान दीजिए, यदि अंबानी जी का एकाधिकार हो जाता है दूर संचार क्षेत्र में, कि वह दिन दूर नहीं
जब अंबानी की जियो कंपनी ग्राहकों का शोषण करेगी। दूसरा बड़ा नाम है अदानी समूह। शायद कुछ लोगों को याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2019 के भी लोकसभा चुनाव में मोदी जी की सेवा में जो हवाई जहाज़ था वह अदानी समूह का था। मोदी जी की सेवा में जो हवाई जहाज़ था वो सरकार का नहीं था, उनके पक्ष ने भी वो लिया नहीं था, वो अदानी समूह का हवाई जहाज़ था। इसी अदानी समूह में एयरपोर्ट व्यवस्थापन अभी निजी प्रबंधन को दिया जा रहा है। तो अदानी समूह ने एयरपोर्ट प्रबंधन के क्षेत्र में प्रवेश किया है। कुछ दिन पहले कुछ प्राइवेटाइजेशन के चलते एयरपोर्ट के प्रबंधन को निजी उद्योगों को सौंपने के लिए ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। एक साथ 6 हवाई अड्डे अदानी जी को प्राप्त हुए हैं प्रबंधन के लिए। एक साथ 6 हवाई अड्डे प्राप्त हुए हैं। अदानी समूह पर पहले ही 1 लाख करोड़ का कर्ज है। फिर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कर्ज उनको देना चाहती हैं। ब्रैकेट में क्यों? 1 लाख रुपए का कर्ज है फिर भी देना चाहती हैं। अदानी समूह को एयरपोर्ट प्रबंधन का कोई भी अनुभव नहीं है। अनिल अंबानी, और याद आया होगा आपको, अनिल अंबानी और नागपुर के हवाई अड्डे पर जो इसके फ्रांस का जो हवाई जहाज है, क्या बोलते हैं उसको, फ्रांस से आया ना, हाँ, राफेल के स्पेयर पार्ट बनाने के लिए नागपुर एयरपोर्ट पर अनिल अंबानी की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सुई नहीं बनाई अनिल अंबानी ने, उसको हवाई जहाज़ के पार्ट चलता है, सरकार है, सब कुछ होता है। 6 हवाई अड्डे का प्रबंधन सौंपा गया है। अभी मुंबई एयरपोर्ट का प्रबंधन भी अदानी जी के समूह को प्राप्त हुआ है। अभी प्रबंध दूसरे के पास में है, मगर अभी उन्होंने उस कंपनी को खरीद लिया है। स्वाभाविकतः नई मुंबई में जो हवाई अड्डा बन रहा है उसका प्रबंधन भी अदानी जी के पास होगा। इसके चलते 8 हवाई अड्डों का प्रबंध अदानी जी के पास होगा। संकेत ये है कि जिनके पास छोटे हवाई अड्डों के प्रबंधन को सौंपा गया है उनको मुंबई जैसे बड़े हवाई अड्डों का प्रबंधन नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बाद अदानी जी के पास में बंदरगाह है, ऊर्जा क्षेत्र, सौर ऊर्जा है, रेल को ऊर्जा वितरण का काम है और अनेक क्षेत्रों में अदानी जी का व्यवसाय शुरू है। अदानी समूह ने ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खानें ली थी, परंतु ऑस्ट्रेलिया से उनको निकाल दिया गया। इसलिए निकाल दिया गया कि पर्यावरण को हानि पहुंचने की संभावना है, इसलिए वहाँ का उनका काम बंद कर दिया। उन पर बहुत सारा कर्जा है। इतना कर्जा होते हुए भी, इतना कर्ज है कि उन्होंने अभी जो 6 हवाई अड्डे लिए हैं प्रबंधन के लिए, उनकी राशि का भी भुगतान उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते हमारे पास पैसा नहीं। परंतु मुंबई हवाई अड्डे का प्रबंधन करने वाली जो कंपनी थी, GVK कंपनी, उसको खरीदने के लिए अदानी जी ने पैसा उपलब्ध करवाया है। योगायोग देखिए, इसको कोइंसिडेंस कहते हैं। GVK कंपनी अपना प्रबंधन की जिम्मेदारी बेचना नहीं चाहती थी। हुआ क्या, अडानी जी को स्टेट बैंक ने पैसा वापस नहीं मांगा, इस कंपनी को बोला हमारा पैसा वापस करो, लग गए पीछे। उसी के साथ केंद्र सरकार ने ईडी को
एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को जीवीके कंपनी के पीछे लगा दिया और जीवीके कंपनी इस अवस्था में आई कि जीवीके कंपनी को अपनी कंपनी बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं था और सामने अदानी जी खड़े थे। अदानी जी ने वह कंपनी खरीद ली। इस प्रकार से अदानी और अंबानी ये दो उद्योग समूह ऐसे हैं कि सारे ही उद्योग संकट में होते हुए यह दोनों उद्योग समूह सरकार की कृपा से दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। तो यह है हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति।